साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कल जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, चाहे वो असम में आया हो, तमिलनाडु में आया हो। तमिलनाडु में काफ़ी अप्रत्याशित रिजल्ट आया जो किसी की संभावना नहीं था। सभी लोग चाह रहे थे डीएमके का, मतलब सभी लोग का प्रिडिक्शन बता रहा था डीएमके का सरकार बनेगा। वही हाल केरला में रहा। केरला में मतलब वही हाल नहीं, केरला में जो लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कि यूडीएफ इस बार सरकार बना लेगी और वो बना भी ली। तो कहाँ पे क्या फैक्टर रहा, किस पार्टी को कितना प्रतिशत मत मिला, वो सभी डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों के बीच हमारे मोहित जी हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट है चुनावी मामलों में, तो इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा परिचर्चा के दौरान आज हम लोग सभी क्या इफेक्ट रहा, उसके बाद क्या हो सकता है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहे, मतलब कौन मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, तो इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहित जी का परिचय देंगे। अपना परिचय मोहित जी अपना मुख से ही देंगे। तो मोहित जी मतलब कुछ देख रहे हैं अभी, थोड़ा आप लोग के एनालिसिस के लिए ही, तो अपना कुछ कंटेंट देख रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा ही देर में उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे मोहित जी ये बताइएगा कि अभी पश्चिम बंगाल में कुल कितना सीट है? 294 सीट है। उसमें बीजेपी को कुल कितना सीट आया है? 207। बताइए, पश्चिम बंगाल में लगभग क्लीन स्वीप कर गई है बीजेपी। जैसे बिहार में अप्रत्याशित रिजल्ट आया था, 243 में से 200 पार कर गई थी एनडीए, वही खुश यहाँ पर भी रवैया रहा ना मोहित जी, वही कुछ यहाँ पर रहा कि 294 में से 200 प्लस सीट। देखिए लगभग अगर आप लोग बंगाल का मैप देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे मैप दिखाइएगा मोहित जी सभी को। अगर मैप आप लोग बंगाल का देखिएगा तो लगभग जो है क्या पूरी बीजेपी को दिखेगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैप बंगाल का, पूरी बीजेपी को सीट दिखा रहा है। तो लगभग यही हुआ कि बंगाल में 294 में से 207, काफ़ी अप्रत्याशित क्लीन स्वीप। देखिए यहाँ पे बंगाल में क्या क्या फैक्टर काम किया, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो बंगाल में झालमुड़ी का भी एक फैक्टर था कि मोदी जी जाके वहाँ पे एक झालमुड़ी की दुकान में झालमुड़ी खा लिए, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया झालमुड़ी। तो ये सब फैक्टर रहा। उसके बाद टीएमसी का 2011 से शासन था, 15 साल में लगभग टीएमसी मतलब कि कुछ अत्याचार कर रही थी। उसके बाद शासन चलाने में कुछ उतना ढंग से नहीं चला पा रही थी। जैसे कि बंगाल में मतलब बेरोजगारी का समस्या था, बेरोजगारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा था, जिस कारण से मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल का जो युवा वर्ग है वो जो है ममता बनर्जी का साथ नहीं दे पाया। उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सालों से चला आ रहा था टीएमसी का कि जो है हम डरा धमका करके क्या करेंगे, वोट ले लेंगे। हाँ, 2011 से ही जो है डरा धमका कर वोट लेने की प्रक्रिया थी। जो होता क्या था कि आपके जो टीएमसी के आदमी थे आपके घर के आसपास आके भटकने लगते थे। वो कहते थे कि अगर आप टीएमसी को वोट नहीं दीजिएगा तो कम से कम वोट देने मत जाइए, नहीं तो उसके बाद क्या होता था आप लोग जानते हैं, चुनाव में धांधली होता था, बार बार बूथ कैप्चरिंग। इससे पहले आप लोग सुनेंगे 2026 से पहले कोई एक ऐसा पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होगा जो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ होगा। इस बार जो है इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे कि देखिए इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी ज़्यादा आरोप लगता है, गलत है सही है हम वो नहीं कहना चाहेंगे, गलत है, जहाँ पे गलत रहता है हम लोग गलत का कंट्रोड्यूस भी करते हैं ना। उसके बाद जो है जहाँ पे अच्छा काम किया इलेक्शन वहाँ पे तारीफ होना चाहिए। बंगाल में मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाईली जो है लॉ एंड ऑर्डर की मतलब कंट्रोल नहीं हो पाने वाला देश बंगाल है, वहाँ पे मतलब कि 2-3 लाख सीआरपीएफ उतार करके चुनाव को सही शांतिपूर्ण ढंग से कंडक्ट करना काफ़ी सराहनीय है। तो ये भी एक इफेक्ट रहा कि बहुत ज़्यादा सीआरपीएफ का जवान जो है वहाँ पे उतार दिया गया बंगाल में। और उस कारण से हुआ क्या कि मतलब जनता में एक भय का जो माहौल रहता था पहले कि टीएमसी के जो वर्कर होते थे वो आके डराते थे, कभी आपको मारते थे। जो बीजेपी को वोट दे दिया अगर पता चल गया तो उसको धमकाते थे कि बंगाल में ही रहना है, यहाँ से दूसरे जगह नहीं जाना है, अमित शाह आए हैं वो चले जाएंगे, मोदी जी आए हैं वो चले जाएंगे, आप लोग को बंगाल में ही रहना है। तो ये डर रहता था बांग्लादेश कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के जो जनता थी, जो वोटर थे, उनमें ये डर रहता था ना। मोहित जी बंगाल गए हुए हैं, इनको पता था, चुनाव कवर करने के लिए भी गए थे, तो इनको पता है कि वहाँ की जनता मतलब काफ़ी मतलब इससे पहले 2021 में जो 16 में हुआ था वो घटना आप लोग देखे होंगे कि जब चुनाव का रिजल्ट आता था उसके बाद मारपीट शुरू हो जाता था। सॉरी, इस बार जो है काफ़ी अच्छा रहा, अभी चुनाव का रिजल्ट आया है, कोई मारपीट नहीं देखने को मिल रहा है, आराम से जो है बीजेपी की तरफ से कौन सीएम बनेगा अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ही। लेकिन अभी जो है क्या है कि 294 में से 207 सीट बीजेपी लाए। उस एक बार बता दीजिएगा कि उसमें कांग्रेस का कितना सीट है पश्चिम बंगाल में। एक बार पश्चिम बंगाल वाला स्लाइड में जाइएगा तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो है कांग्रेस की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कांग्रेस जो है अपनी स्थिति केरल में मजबूत करना चाह रही थी, जो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जानती थी कि हमको पश्चिम बंगाल में उतना बड़ा अस्तित्व नहीं है, इसीलिए उतना ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि ध्यान तो देना चाहिए था। देखिए हम अगर पश्चिम बंगाल के बारे में हम थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोगों को कि देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है माहौल, देख लीजिए आप। सॉरी आप लोग को उल्टा लग रहा होगा, तो देखिए हम बताते हैं। 207 सीट आया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को, उसके बाद 80 सीट तृणमूल कांग्रेस को, 2 आया है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को यानी कांग्रेस को, उसके बाद 2 एक सीपीआईएम को, एक आईएसएफ को, मतलब एक दो करके जो है नॉर्मल अन्य उन सभी को
आया है, ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट है एक AISF, उसको 1 सीट आया है, 1 सीट आया है आम जनता यूनियन पार्टी AIJ UP, ये सबको जो है क्या हुआ है 2 सीट आया है, लगभग लगभग 1-2 सीट ये सबको आया है। कांग्रेस को भी मात्र 2 ही सीट आया है पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस को कहीं ना कहीं यूनाइट होने की जरूरत है और रिबिल्ड करने की जरूरत है अपने आप को। इससे पहले कांग्रेस लगभग लगभग पूरे भारत में रहती थी सरकार, अभी कहाँ कांग्रेस आ गई है, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। अपना साउथ में तो अपना मतलब बनाया हुआ है दबदबा, हम साउथ के स्टेट के चुनाव पे भी चर्चा करेंगे। तो लगभग लगभग यहाँ पे हम पार्टी वाइज आप लोग को अगर वोटिंग परसेंटेज भी बताएंगे तो यहाँ पे जो है मेनली रूप से बीजेपी को 45%, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या सिस्टम है हम लोग को जो है चुनाव में कि फर्स्ट टू विन, मतलब कि जो है फर्स्ट पास्ट टू विन, मतलब पहले जो पार कर गया, मान के लिए 3 गो चुनाव लड़ रहा है, आपको अगर 300% आ गया, 2 को 20-30 ऐसे कर आपसे कम है तो वो चुनाव जीत जाता है। लगभग लगभग 30 से 35% आना बहुत बड़ा बात हो जाता है ना। यहाँ पे बीजेपी 45% वोट लाई, यानी काफ़ी ज़्यादा वोट आया है किसको, बीजेपी को। उसके बाद जो है कांग्रेस को 2.97 लगभग लगभग 3% के आसपास वोट पड़ा है। उसके बाद और तृणमूल कांग्रेस का 40%, वो भी कोई कम नहीं, मात्र 5% वोट का कम है, लेकिन सीट में बहुत ज़्यादा अंतर है। सीट जो है तृणमूल कांग्रेस का आया है लगभग लगभग आपका, एक मिनट गाइस थोड़ा सा, तृणमूल कांग्रेस का लगभग लगभग सीट आया है 80 सीट आया है। तृणमूल कांग्रेस का कितना सीट आया है 80, और बीजेपी का 207। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसको सीएम बना सकती है। तो पश्चिम बंगाल में सीएम के फेस के रूप में शुभेंदु अधिकारी अभी सबसे आगे चल रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी पे ही हम लोग मोहर लगा के चलेंगे क्या सर। शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी को भी हरा दी है भवानीपुर से। देखिए भवानीपुर से ममता बनर्जी पिछले बार भी हार चुकी थी, और इस बार भी ममता बनर्जी खुद अपना सीट नहीं बचा पाई है, वो हार चुकी है। तो चलिए अब हम अगले राज्य पे चलेंगे। अगला राज्य जो है होगा असम होगा। असम में देखिए काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, सभी जो ओपिनियन पोल, फैन पोल जो भी था, सभी पोल में क्या हो रहा था कि लगभग लगभग असम में बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी। लगभग लगभग हम भी बोले थे कि बीजेपी का 90 के आसपास आ सकता है, नहीं बोले थे आपको लोग को वीडियो में, तो जो बोले थे वही सही रहा। बस हमारा प्रेडिक्ट में एक और तमिलनाडु का गलत हुआ था, उस पर भी क्यों गलत हुआ आके हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार थे, उसका भी तमिलनाडु में गलत हुआ। तो अभी हम लोग असम पे चर्चा कर रहे हैं। तो असम में लगभग लगभग बीजेपी का 82 सीट आया है। कुल कितना सीट आया है सर 82 सीट आया है, और जो है कांग्रेस को 19 सीट, जो काफ़ी कम है। मतलब एक विपक्ष की भूमिका होने के नाते, उसको चाहिए कितना 10% सीट, जो कि है असम में कुल कितना है 126 सीट है, जिसमें से 82 बहुत बड़ा होता है। कौन लाया है असम में, बीजेपी लाया है। और विपक्ष में बने रहने के लिए 10% सीट चाहिए, तो 12.6 जो 13 होता है, और कांग्रेस को आया है 19। और उसके बाद एक BOPF है, उसके बाद AGP है, लगभग लगभग 10 सीट लाया है। उसके बाद ADF UIDF है, ये सब नॉर्मल 2-1 ऐसे करके लाया है। तो असम में फिर से वही सरकार आ सकता है। असम में देखिए क्या क्या मुद्दा रहा कि कांग्रेस के पहले सबसे बात समझिए कि असम में कांग्रेस की स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि हिमंता बिस्वा शर्मा अगर कांग्रेस से निकले, उसी समय क्या हुआ कि कांग्रेस को धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होने लगा। और हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के मतलब वहाँ पे बहुत बड़े पकड़ रखते थे कांग्रेस के असम में, तो वो जब निकले तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बीजेपी को रिबिल्ड किया वहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट में लगभग लगभग असम की वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अपना सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे मणिपुर में बीजेपी का सरकार है, उसके बाद असम में है, उसके बाद उधर अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में मतलब बीजेपी जो NDA में है, अलायंस में है, उसका सरकार है। लगभग लगभग मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में असम की वजह से बीजेपी अपना पकड़ बनाई है क्या सर। हिमंता बिस्वा शर्मा की वजह से जो है बीजेपी अपना पकड़ जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट पर बना के रखी है, पश्चिम बंगाल में भी आ गया है। तो अब एक क्या होगा कि धीरे धीरे ऑपरेशन चलेगा, और जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या जो मुसलमान थे, वो जो है दूसरे देश से आकर, म्यांमार से आकर बांग्लादेश से आकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में रह रहे थे, उन सभी को अब क्या हो जाएगा वहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब निकालने का मिशन चलाया जाएगा, कहा कि बीजेपी उसी मुद्दा पे चुनाव लड़ी है। CA NRC काफ़ी प्रभावी ढंग से अब लागू किया जाएगा बंगाल में। तो ये सब क्या होगा, जैसे SIR से क्या हुआ था, बंगाल में 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया था, उस कारण से भी इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। हम अपने वीडियो में बताए थे, जो पिछला वीडियो डाले थे, कि वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा, बंगाल में हो चाहे असम में हो चाहे कहीं भी हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण ही था कि SIR से 91 लाख लोगों का काट दिया गया था नाम। तो 91 लाख लोगों को काटने से क्या हुआ कि आपका बेस जो है कम हो गया, बेस कम हुआ, और जो जेन्युइन लोग थे वो लोग वोट सभी डालते थे, जिस कारण से 90% प्लस चल गया था बंगाल में। असम में भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज वोटिंग हुआ था। तो असम में बताइएगा सर कुल किस किस पार्टी को कितना कितना परसेंट वोट मिला है, वो सर बताएंगे। बीजेपी को 82 सीट मिला है, बीजेपी को 82 सीट, कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस को तो 19 को सीट मिला था। हाँ। उसके बाद अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो सर बीजेपी को 37% के अप्रोक्स मिला है। और उसके बाद जो है CPI को 0.47, CPI तो उतना कोई थी हमने था। उसके बाद कांग्रेस को 29%, कांग्रेस को 29। अब बताइए एक और बात जानने वाला इसमें है सर कि बीजेपी को कितना परसेंट मिला है, 37%।
और कांग्रेस को 29%। बताइए, मात्र 8% का अंतर है, लेकिन सीट का कितना अंतर हो जाता है। एगो को मिल गया है 80+ सीट, एगो को मिला है मात्र 19 सीट। बताइए कितना अंतर हो जाता है सीटों का, एगो 82 एगो 19। मतलब कि इसमें जो है सीट का रिवील्ड किया गया था पिछले ही साल, तो उसमें क्या किया गया था कि जो मुसलमानों का सीट था उसमें बहुत कम करके कुछ सीट पर कंप्रेस कर दिया गया उसको, और जो मुसलमान निर्णायक जो सीट है उसको काफ़ी कम कर दिया गया था, जिस कारण से क्या हुआ कि बीजेपी को असम में फायदा मिला। और हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो वही रहने वाले हैं क्या सर। तो चलिए अब हम अगले स्टेट पे चलेंगे। तो असम के बारे में लगभग सभी बात हो गया। सीए एनआरसी आएगा, बीजेपी मतलब प्रखर होकर अब देखिएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम करेगी। बंगाल में भी अपना सरकार बन गया है, तो उधर से बॉर्डर से जो इंसर्जेंसी हो जाता था भारत में बांग्लादेश की तरफ से, अब वो देखने को कम मिलेगा। और बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश कर गए हैं उसका राशन कार्ड आधार कार्ड बना करके जो वोटर बन गए हैं उन सभी का चयन किया जाएगा। वैसे भी SIR में 91 लाख लोगों का नाम काटा गया। तो इन सभी मुद्दों पर बीजेपी काम करेगी, और विकास बोला था बीजेपी अब काम करेगा, उस पर क्या नहीं करेगा वो अगले 5 साल में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले स्टेट में हम तमिलनाडु का ही रुख करते हैं। तो तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे एक्टर विजय जो है काफ़ी अच्छा अप्रत्याशित जीत लाए हैं। देखिए हम बता रहे थे कि डीएमके जीतेगी, डीएमके दूसरी नंबर की पार्टी रही। बहुत सारे जो चुनावी रणनीतिकार थे, जितने भी चुनावी एक्सपर्ट थे जो चुनाव कवर करते थे, वो सभी बता रहे थे कि इस बार डीएमके जो है तमिलनाडु में अपना सरकार रिपीट करेगी। लेकिन इस बार क्या हुआ, साइलेंट किलर के रूप में टीवीके उभर के आया। और विजय, देखिए अगर हम तमिलनाडु के थोड़ा इतिहास के बारे में बात करेंगे तो क्या है सर कि वहाँ पे तमिलनाडु में क्या है कि एक्टर का जो है जीतने का बहुत दिनों से ही प्रचलन है। जैसे करुणानिधि साहब जो थे डीएमके को जो एस्टेब्लिश किए थे, वो जो है क्या हुए थे कि स्क्रिप्ट राइटर थे फिल्म का। और उसके बाद MR करके ऐसे कोई थे जो बहुत दिन से तमिलनाडु में बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे, जो AIADMK को एस्टेब्लिश किए थे। वो भी बहुत हीरो थे, बहुत प्रचलित थे, नायक थे, अभिनेता थे, बहुत प्रचलित थे। उसके बाद राजनेता बने। उसके बाद उनकी पत्नी जो बनी थी, मतलब पत्नी उनकी ओरिजिनल पत्नी नहीं थी, जो फिल्म में उनके साथ काम करती थी, काफ़ी प्रचलित थी, जयललिता। वो भी एक हीरोइन थी, वो भी काफ़ी दिनों तक तमिलनाडु में रूल किया। तो तमिलनाडु में यानी साउथ में ये प्रचलन है सर, जैसे रजनीकांत को भगवान मानता है सभी, उस पर क्या करता है, दूध माला सब चढ़ाता है। तो साउथ में ये प्रचलन है सर कि मतलब जैसे जो अभी अभिनेता को मतलब जो अपना भगवान मानते हैं, जैसे हम लोग भी, जैसे यहाँ शाहरुख खान, सलमान खान है, कोई भी हीरो है उसको, अक्षय कुमार उसको हीरो मानते हैं, लेकिन उसको चुनाव में हम लोग जिता नहीं देते हैं। लेकिन साउथ भारत में क्या है कि वहाँ पे आपको जो अभिनेता दिखेगा, जो अभिनेता को जितना बढ़िया मानता है, वो लोग उसको क्या करते हैं, राजनेता भी बना देते हैं, ग्राउंड लेवल पर उसको वोट भी दे देते हैं। मान के लिए शाहरुख खान यहाँ पे लड़ेगा चुनाव तो वो नहीं जीत पाएगा नॉर्थ में, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो राजनेता मानते हैं, जैसे रजनीकांत को भी काफ़ी अच्छा सुपरस्टार मानते हैं, वो लोग पूजा करते हैं, मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये सभी करते हैं। उसी प्रकार से उसको चुनाव में भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए डीएमके का हारने का एक और कारण था कि वो जो है ध्रुवीकरण की राजनीति और जो है नफरत फैलाने वाले रहते। जैसे हिंदी तमिल अलग अलग है, तमिल श्रेष्ठ है, द्रविडियन मॉडल की द्रविड़ भारत जो है भारत का सबसे श्रेष्ठ है द्रविड़, उत्तर भारत से दक्षिण भारत श्रेष्ठ है, ये वो लड़ाई लगा करके अपना राजनीति करते थे। नॉन ब्राह्मण के बीच लड़ाई लगा देना। वहीं इसी बीच में विजय आए, वो उनका एजेंडा था कि हम विकास करेंगे, आप लोग को 6 सिलेंडर देंगे, ये देंगे वो देंगे, इन सभी अप्रोच पे ये थे। लेकिन डीएमके का अप्रोच था कि तमिल अच्छा है, हिंदी नहीं अच्छा है, ब्राह्मण को नॉन ब्राह्मण अच्छा है, ब्राह्मण को मारो, और उत्तरी भारत वाले आदमी को मारो, दक्षिण भारत वाला आदमी श्रेष्ठ है, ये सभी लड़ाई लगाते थे। जिस कारण से क्या हुआ, डीएमके को काफी नुकसान हुआ तमिलनाडु में ना सर। तो एक बार तमिलनाडु का आंकड़ा सर बताएंगे देख करके। टीवीके को कितना सीट मिला है सर? 108। टीवीके को 108 सीट मिला है गाइस। जो बताने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि कोई भी पार्टी 1 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ और वो 108 सीट ले आया है। कुल कितना? 234 में से 108, जो हालांकि 9 आंकड़ा कम है। किससे? 9 नहीं 10, 118 होना चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो 10 कम है। इधर उधर से मैनेज करके राज्यपाल उसको सरकार बनाने का मौका देंगे और वो इधर उधर से करके मैनेज हो जाएगा। इधर उधर से मतलब क्या कि टीवीके कांग्रेस के साथ और पीएमके के साथ गठबंधन कर लेती है तो सरकार बन सकता है। कांग्रेस जो है 5 सीट पे है, पीएमके 4 सीट पे। अगर ये दोनों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, देखिए टीवीके का जो है जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस से थोड़ा मोड़ा मैच ही करता है। जो विजय है वो कांग्रेस के साथ मतलब थोड़ा घुल मिल के रहते हैं, बीजेपी से तो अलायंस कर नहीं सकते हैं। तो जिस कारण से क्या है कि ये अपना सरकार कांग्रेस और पीएमके के साथ मिलकर बना सकते हैं ना सर। डीएमके को कुल कितना सीट आया है? 59। डीएमके को 59 और AIADMK को 47 सीट आया है। तो गाइस मतलब ये समझ सकते हैं, जैसे कि देखिएगा एक और बात, डीएमके का हारने का जो है सनातन विरोधी नारा, चाहे कोई भी धर्म के विरोधी नारा, वहीं पे विजय आए वो बोले कि हम जो है सभी धर्म एक है, धर्म के रहते हुए धार्मिक एजेंडा हम नहीं अपनाएंगे, हम विकास का मॉडल अपनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये अपने आप को विकसित तमिलनाडु के रूप में एस्टेब्लिश किए। दक्षिण भारत, पूरे भारत में तो विजय फेमस है ही, लेकिन तमिलनाडु में क्या किए ये कि अपने आप को विकसित करने वाले मॉडल के रूप में, नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए, जिसका उनको फायदा भी मिला और वो चुनाव में जीत कर भी आए। तो इसमें जो है विजय ही हमको लग रहा है कि विजय अपने 2 सीट से जीते हैं, जीत कर चुनाव आए हैं, तो थलापति विजय तमिलनाडु के सीएम बन सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। तो चलिए हम अगले राज्य पे जब हम बात करेंगे, इसमें भी जो है टीवीके को लगभग 35-36% के आसपास जो है वोट मिला है। चलिए अगला राज्य जो हम लोग का बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है?
केरला पे अब हम लोग चलते हैं। चलिए, केरला का नाम बदल के अब केरलम हो चुका है, तो हम लोग केरलम की बात करेंगे। केरलम में जो है कांग्रेस का काफ़ी अच्छा वोट मिला। देखिए, केरलम की अगर हम बात करेंगे तो केरलम में अगर लेफ्ट विंग की सरकार, यानी कि कौन, अरे, कम्युनिस्ट पार्टी का हारने के बाद पूरे भारत में पहली बार ऐसा है कि किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं रही है और कम्युनिस्ट विहीन हो चुका है भारत। मतलब किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं रही। केरल में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार था, वो भी अब नहीं रहा। कांग्रेस का देखिए, केरल का जो एक एजेंडा था, मतलब एक ट्रेंड था वहाँ पर कि एक साल कम्युनिस्ट, एक बार मतलब एक पंचवर्षीय में कम्युनिस्ट आते थे, एक पंचवर्षीय में कांग्रेस आते थे। 2016 में जब पिनरई विजयन कम्युनिस्ट बने, उसके बाद 21 में भी रिपीट कर दिया। यहाँ पे ट्रेंड को विपरीत कर दिए गए थे। तो लगभग 10 साल से जो है एलडीएफ मतलब कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट था, उनका गठबंधन था, तो वो लगभग 10 साल से थे, तो जिस कारण से जनता में थोड़ा रुख था उनके प्रति विपरीत। उसके बाद कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार करके काफ़ी अच्छा मतलब अप्रोच दिखा करके जनता के विकल्प के रूप में काफ़ी अच्छा तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करके चुनाव जीते हैं और काफ़ी अच्छा काम करने की संभावना भी है और काम भी करेंगे। वो देखेंगे हम लोग अगले 5 साल में, काम तो अच्छा करेंगे ही। वो काफ़ी अच्छा एजेंडा के रूप में आए थे वहाँ पे। वहीं से हमारे प्रियंका गांधी जी सांसद है, कहाँ से, वायनाड से, केरल के वायनाड से, तो काफ़ी अच्छा काम करने की संभावना है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के रेस में बहुत सारे लोग आगे हैं, उसमें एक शशि थरूर साहब भी हैं। तो देखना यहाँ पे दिलचस्प होगा कि कांग्रेस शशि थरूर पे उतना मतलब रिस्क नहीं खेलेगा कि 1-2 साल पीछे का जो रवैया था शशि थरूर साहब का, वो थोड़ा कांग्रेस के एजेंडा से विपरीत था। तो जिस कारण से क्या है कि देखना यहाँ पे दिलचस्प होगा कि यहाँ पे रेस में है कि कौन कौन सीएम बनेगा। कोई मतलब एक प्रमुख चेहरा दिखता नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं किसको बनाते हैं सीएम। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे बता देते हैं एक बार कि कितना सीट किसको आया है। तो सर बताएंगे कि कांग्रेस को कुल कितना सीट आया है यहाँ पे? 63 सीट है कांग्रेस को। और सीपीआईएम को कितना सीट है? 26। और उसके बाद आईयूएमएल का कितना सीट है? 22। देखिए, हम बता दें कि आप लोगों को 63 और 22 ये जो है कौन कौन है, आईएनसी और आईयूएमएल, यही दोनों जो है कौन गठबंधन में है, यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसके बाद जो है सीपीआई को कितना सीट आया है? 8। सीपीआई को 8 है। सीपीआई है एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है सीपीआईएम, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स से प्रेरित थे। उसके बाद जो है केईसी को कितना सीट आया है? 7 सीट आया है। केईसी मतलब कि केरला कांग्रेस, ऐसे ही करके है। तो समझिए कि ये सब लगभग ये यहाँ पे एजेंडा था और यहाँ पे कितना सीट आया, ये इसका ढांचा था ना सर। तो किस पार्टी को कुल कितना प्रतिशत वोट आया है, एक बार ये भी बता दीजिएगा कि केरला में कांग्रेस को कुल कितना सीट आया है? बीजेपी को 11.42। बीजेपी यहाँ पे खाता खोलने में इस बार सफल रही। कहाँ पे? केरला में 11.42% मतदान है, जो काफ़ी अच्छा है। और कांग्रेस का जो है मतदान प्रतिशत है 28%। कहाँ पे? केरला में। तो यही बात से आप लोग समझ सकते हैं। आरजेडी भी एक सीट पे जीत चुकी है केरल में। आरजेडी जो आपके लालू यादव की पार्टी थी, वो भी एक सीट का केरला में जीतने में सफल रही। तो लगभग सभी राज्य पे हम लोग विचार कर लिए। पुदुचेरी में उतना विचार करने लायक बात है नहीं। पुदुचेरी की राजनीति के बारे में उतना जानना लगभग हम लोग के लिए उतना अच्छा है नहीं, वीडियो लंबा हो चुका है। तो पुदुचेरी में जो है क्या है सर कि एनडीए की सरकार बन चुकी है। तो गाइज, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, जानकारी पूर्वक लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर। जय हिंद, जय भारत।